सोचिए, एक ऐसा दस्तावेज जिसे हमारे देश की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। यह सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय नहीं है, बल्कि ये तो उन सारे महान आदर्शों का निचोड़ है जिन पर हमारे देश की बुनियाद टिकी है। तो आज हम यही करने वाले हैं। चलिए, इस प्रस्तावना की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। इसके हर शब्द के पीछे जो गहरा मतलब छुपा है उसे समझेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर ये भारत की पहचान के बुनियादी सिद्धांतों को कैसे तय करती है। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान की आत्मा की, फिर देखेंगे कि भारत का स्वरूप कैसा है, यहाँ शासन की प्रणाली क्या है, इसके बाद नागरिकों के लिए क्या लक्ष्य रखे गए हैं और हमारे राष्ट्र का संकल्प क्या है, और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि आज के समय में इसकी क्या अहमियत है। और कहानी की शुरुआत होती है इन दमदार शब्दों से, हम भारत के लोग। आप जानते हैं, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐलान है। ये साफ साफ बताता है कि इस संविधान की जो असली ताकत है वो किसी राजा या किसी बाहरी शक्ति के पास नहीं, बल्कि सीधे सीधे भारत के लोगों के हाथ में है। तो ये है हमारे संविधान की प्रस्तावना का पूरा टेक्स्ट। इसमें कई बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जो हमारे देश के कैरेक्टर को, उसके चरित्र को बताते हैं। अब हम इनमें से कुछ खास शब्दों को, जैसे प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, एक एक करके उठाएंगे और समझेंगे कि इनका असली मतलब क्या है। तो सवाल ये उठता है कि प्रस्तावना आखिर किस तरह के देश की कल्पना करती है। ये वो हिस्सा है जो हमारे भारतीय राज्य का मूल चरित्र बताता है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से शब्द हैं जो भारत का ये स्वरूप तय करते हैं। देखिए, पहला और सबसे अहम शब्द है प्रभुत्व संपन्न, यानी सॉवरेन। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि भारत किसी भी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। हम अपने अंदरूनी और बाहरी फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं, बिना किसी के दबाव के। अगला शब्द है समाजवादी। अच्छा, ये एक ऐसा शब्द है जिस पर अक्सर राजनीतिक बहस होती रहती है, लेकिन अगर हम संविधान की नज़र से देखें तो इसका मतलब है लोकतांत्रिक समाजवाद। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसका लक्ष्य है असमानता को कम करना और ये पक्का करना कि सभी के साथ बिना किसी भेदभाव के इंसाफ हो। फिर आता है पंथ निरपेक्ष, यानी सेक्युलर। इसका मतलब ये है कि हमारे देश का, हमारी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर चलता है, जिसका मतलब है सभी धर्मों के लिए बराबर का सम्मान और आदर। आपको पता है, भारत का ये जो सेक्युलर मॉडल है, ये दुनिया में काफी अलग है। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना एक थियोक्रेटिक यानी एक धार्मिक राज्य से करते हैं। देखिए, भारत में सरकार न्यूट्रल है, तटस्थ है और कानून की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं। वहीं एक धार्मिक राज्य का अपना एक ऑफिशियल धर्म होता है और अक्सर उसके कानून भी उसी धर्म पर टिके होते हैं। बस यही फर्क भारत की पहचान को और भी खास बना देता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ये जो शब्द हैं समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये हमेशा से प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। इन्हें तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए अखंडता शब्द के साथ जोड़ा गया था। इससे पता चलता है कि हमारा संविधान एक जीती जागती चीज है जो समय के साथ विकसित हुआ है। चलिए अब अगले हिस्से पर बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि प्रस्तावना के हिसाब से भारत में सरकार चलती कैसे है। यहाँ दो बहुत जरूरी पिलर्स हैं, दो स्तंभ हैं, लोकतंत्र और गणराज्य। लोकतंत्रात्मक या डेमोक्रेटिक, इसका मतलब बहुत ही आसान है। हमारे देश में सरकार सिर्फ वही लोग चला सकते हैं जिन्हें आम जनता ने चुना हो। मतलब लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि फिर सरकार चलाते हैं। सिंपल। और गणराज्य यानी रिपब्लिक का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे देश का जो हेड है, जो मुखिया है, यानी हमारे राष्ट्रपति, वो किसी खानदान या वंश के आधार पर नहीं चुने जाते। उनका पद कोई जन्म का अधिकार नहीं है, बल्कि उन्हें जनता चुनती है, चाहे सीधे तौर पर या फिर परोक्ष रूप से। ये राजतंत्र यानी मोनार्की का ठीक उल्टा है, जहां राजा का बेटा ही राजा बनता है। प्रस्तावना सिर्फ ये नहीं बताती कि देश कैसा होगा, बल्कि ये अपने हर नागरिक के लिए कुछ लक्ष्य भी तय करती है। आप कह सकते हैं कि ये वो वादे हैं जो संविधान हर भारतीय से करता है। और इन वादों में सबसे पहला और सबसे जरूरी है न्याय। प्रस्तावना 3 तरह के न्याय की बात करती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
इसका सीधा सा मकसद ये है कि किसी भी नागरिक के साथ नाइंसाफी ना हो और उसे उसके अधिकार मिलें। जैसे राजनीतिक न्याय का एक बेहतरीन उदाहरण है हमारा वोट देने का अधिकार। इसका मतलब है कि 18 साल से ऊपर का हर नागरिक वोट दे सकता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या नहीं, किसी भी बैकग्राउंड से हो। अगला लक्ष्य है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी। इसमें अपने विचार रखने और उन्हें कहने की आज़ादी शामिल है। साथ ही अपने धर्म को मानने और उसकी उपासना करने की भी पूरी स्वतंत्रता है। हाँ, ये याद रखना भी जरूरी है कि इन आज़ादियां के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं, जैसे देश की एकता और समाज में शांति बनाए रखना। फिर बात आती है समता की, यानी हर किसी को बराबर का दर्जा और आगे बढ़ने के बराबर मौके मिले। हमारा अनुच्छेद 15 साफ साफ कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। मकसद यही है कि सबको बराबर अवसर मिले। तो अब हम आते हैं प्रस्तावना के उन आखिरी आदर्शों पर जो हमारे इतने विविध देश को एक धागे में पिरोते हैं। ये हमारे राष्ट्र का संकल्प है। इसमें पहला है बंधुता यानी भाईचारा। इसका मकसद है कि सभी भारतीयों के बीच एक दोस्ती, एक अपनेपन की भावना बढ़े, ताकि हम सब हर तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर खुद को एक समझें। और जानते हैं, यही भाईचारे की भावना हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता की तरफ ले जाती है। हमारे यहाँ इतनी अलग अलग भाषाएं हैं, संस्कृतियां हैं, धर्म हैं। इसके बावजूद प्रस्तावना जोर देती है कि भारत एक है और इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये मानती है कि हमारी ये जो विविधता है, ये हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और आखिर में प्रस्तावना इन शब्दों पर खत्म होती है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब है कि हम इस संविधान को अपनाते हैं, इसे लागू करते हैं और खुद को सौंपते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि ये संविधान हम भारत के लोगों का खुद से किया गया एक सामूहिक वादा है। तो क्या प्रस्तावना बस इतिहास की एक किताब का पन्ना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज भी उतनी ही जरूरी है, उतनी ही प्रासंगिक है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक मार्गदर्शक है जो आज के भारत को भी रास्ता दिखाता है। और आखिर में ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के जो महान आदर्श इस प्रस्तावना में लिखे गए हैं, क्या हम एक देश के तौर पर उन पर खरे उतर पाए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।